जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इंस्पायर करियर इंस्टीट्यूट में। आज हम लोग देखने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन। पिछले क्लास में जहां तक पढ़े हैं उससे आगे हम लोग देखना शुरू करते हैं। ठीक है, अब शुरू करते हैं हम लोग प्रकाश का परावर्तन। देखते हैं आप लोग प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। प्रकाश के परावर्तन के बारे में आप लोग समझना शुरू करेंगे, कहाँ से क्या है, नए है इसके बारे में डिटेल में जानना शुरू करते हैं। देखते हैं आखिर होता क्या है प्रकाश का परावर्तन। इसके बारे में देखिए, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। अनंत से कोई किरण आती है ना, किसी सतह पर पड़ेगी, सतह पर पड़ने के बाद वह परावर्तित हो जाती है। इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी कि कोई भी लाइट आएगी किसी सतह पर पड़ेगी, पड़ने के बाद वो परावर्तित हो जाती है। इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के बारे में आप लोग और ज़्यादा अगर समझने की भी से कहें तो देखते हैं, अगर ये एक पेज है, ये अगर एक पेज है, इस पर कोई लाइट आएगी, पड़ने के बाद ये क्या हो जाएगी? लाइट परावर्तित हो जाएगी। यही घटना क्या कहलाएगा? प्रकाश का परावर्तन कहलाएगा। तो समझ में आया प्रकाश का परावर्तन क्या होगा? सीधी लाइट आएगी किसी सतह पर, पड़ने के बाद वो क्या हो जाती है? परावर्तित हो जाएगी। लाइट आई, पड़ी, उधर चली गई। इस घटना को क्या कहेंगे? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के लिए हम लोग कुछ देखना शुरू करते हैं। अगर फिगर के माध्यम से देखेंगे तो क्या हो जाएगा? प्रकाश के परावर्तन के लिए सबसे पहला बात, एक परावर्तक सतह होना चाहिए। ये क्या होता है? इसको कहते हैं आप लोग परावर्तक सतह। इसको क्या कहेंगे? परावर्तक सतह। तो प्रकाश के परावर्तन के लिए एक परावर्तक सतह का होना जरूरी है। और एक लाइट आती है, एक प्रकाश की किरण को लाते हैं। ये प्रकाश की किरण है, ये आ रही है और ये आती है और किसी सतह पर पड़ने के बाद क्या हो जाती है? ये परावर्तित हो जाती है। तो नॉर्मल डिफिनीशन यही होगा, जब प्रकाश की किरण आएगी, किसी सतह पर पड़ेगी, पड़ने के बाद वह परावर्तित हो जाती है। इसी घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन जो होता है, तो इसमें देख लेते हैं टर्म क्या क्या होंगे। इसको हम मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं ओ, और ये क्या हो जाएगा अपना बी। और इसके बीचों बीच एक सीधी लाइन होती है जिसको कहते हैं आप लोग अविलंब। क्या कहेंगे? अविलंब। इसको दिखाते हैं आप लोग एन से। तो देखना शुरू करते हैं आखिर ये इसमें क्या क्या टर्म है, नहीं है, इसके बारे में जानना शुरू करते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन का अगर नॉर्मल बात कहेगा, अगर डिफिनीशन के तौर पर, तो क्या लिखेंगे? प्रकाश के परावर्तन का डिफिनीशन, अनंत से आती किरण जब ये अनंत है, अनंत से आती किरण जब किसी सतह पर पड़ती है और सतह पर पड़ने के बाद वह परावर्तित हो जाती है, इस घटना को क्या कहेंगे? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। डिफिनीशन लिख देते हैं। अनंत से आती किरण जब अनंत से आती किरण जब किसी परावर्तक सतह पर पड़ती है और वह अनंत से आती किरण जब किसी परावर्तक सतह पर पड़ती है और वह परावर्तित हो जाती है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन का नॉर्मल डिफिनीशन अगर कहेगा तो क्या होगा? अनंत से आती किरण जब किसी सतह पर पड़ती है और पड़ने के बाद वह परावर्तित हो जाती है, इस घटना को क्या कहेंगे? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। कोई दिक्कत? प्रकाश के परावर्तन में देख लेते हैं क्या क्या है, कौन कौन है, इसके बारे में टर्म देख लेते हैं। ये जो लाइट आ रही है ना, ए और ओ जो है, ए से लेकर के ओ तक जो लाइट आ रही है, इसको कहते हैं आप लोग आपतित किरण। क्या कहेंगे? ए से ओ तक जो आएगी उसको आपतित किरण। तो हम लोग लिख लें क्या? ए ओ जो होगा, ए ओ जो है, ये क्या हो जाएगी? आपतित किरण। आपतित किरण, इसी को कहते हैं इंसिडेंस रे। इंसिडेंस रे, आपतित किरण। अब देख लेते हैं, ये जो लाइट है ओ और बी जो है, इसको कहते हैं हम लोग परावर्तित किरण। तो हम लोग लिखते हैं क्या? ओ बी क्या हो जाएगा? परावर्तित किरण। इसको कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे। और उसके बाद देखते हैं ओ से लेकर एन तक का जो होगा, इसको कहते हैं हम लोग अभिलंब। ओ एन क्या हो जाएगा? अविलंब। इसको इंग्लिश में कहते हैं नॉर्मल।
तो प्रकाश के परावर्तन में, अच्छा इसका नाम दे देते हैं एक्स और वाई। एक्स वाई क्या हो जाएगा? एक्स वाई हो जाता है परावर्तक सतह, एक्स वाई क्या हो जाएगा जी? परावर्तक सतह। एक्स वाई परावर्तक सतह हो गया। अब देखते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम देखते हैं। प्रकाश का परावर्तन का नियम क्या होता है, इसके बारे में जब देखना शुरू करेंगे तो इसको थोड़ा देखते हैं। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होंगे जी? दो। आप लोग देखते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम दो कौन कौन है। तो देखिए पहला नियम ये कहता है आपतित किरण, ये वाला किरण क्या होगा? आपतित किरण। ये वाला किरण क्या होगा? परावर्तित किरण। और आपतन बिंदु O जो है ना, इस पर खींचा गया अभिलंब जो होता है, तीनों क्या होते हैं? एक ही तल में होते हैं या एक ही सतह पर होते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये होगा जो किरण आ रही है ऐसा तो नहीं दूसरे माध्यम में जाकर के चली जा रही है, नहीं, जैसे आया उसी पर पड़ने के बाद क्या हो गया? उसी माध्यम में चली जाती है। सेम पथ नहीं कर रहे हैं, सेम पाथ नहीं कर रहे हैं, उसी माध्यम में चली जाती है, यानी मीडियम में चली जाती है। अगर इसी पर चल जाएगा तो वो भी कुछ अलग घटना होगी। जब पढ़ेंगे आप लोग 90 डिग्री पर कुछ केस पढ़ेंगे उसमें देखेंगे। तो क्या हो जाएगा? तो पहला नियम क्या कहता है? आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब जो है, तीनों क्या होते हैं? एक ही तल में होते हैं। अच्छा इसमें O जो होगा, O क्या हो जाएगा? O को कहते हैं आप लोग आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। परावर्तक सतह को कहते हैं रिफ्लेक्टेड सरफेस। अब देखते हैं इसमें क्या क्या है इसके बारे में। तो क्या होगा इसमें? नियम कितना है प्रकाश के परावर्तन के? नियम है दो, लेकिन पढ़ना अपने लोग को दोनों है बढ़िया से। देखते हैं पहला नियम क्या कहता है। पहला नियम ये कहता है आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों क्या है? एक ही तल में है। एक ही तल कहने का मतलब एक ही सतह में, एक ही माध्यम में, ऐसा कह सकते हैं। यानी कि हम लिखें क्या? आपतित किरण, आपतित किरण कॉमा परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना? यानी कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों क्या होंगे? एक ही तल में होते हैं। कोई दिक्कत? अब देखना शुरू करते हैं आप लोग नियम नंबर 2। प्रकाश के परावर्तन के नियम नंबर 2 क्या कहता है? देखिए नियम नंबर 2 ये कहता है आपतन कोण का मान जो होता है ना, परावर्तन कोण के मान के क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। यानी कि आप लोग जो देख रहे हैं ना, अब देखना शुरू करेंगे तो थोड़ा सा इसी में देख लेते हैं। ए ओ और एन जो होगा, इसके बीच जो एंगल बन रहा है, ए ओ और एन के बीच जो कोण बनता है, ये कोण क्या कहलाता है? ये कोण कहलाता है आपतन कोण। यानी कि आपतित किरण के साथ जो कोण बनेगा उसको क्या कहेंगे? आपतन कोण। परावर्तित किरण के साथ जो कोण बनेगा उसको क्या कहेंगे? परावर्तन कोण कहेंगे। तो देखते हैं आपतन कोण का मान I, परावर्तन कोण के मान R ये क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। तो नियम नंबर 2 यही कहता है। क्या कहता है? आपतन कोण का मान, आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होते हैं। आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होते हैं। अर्थात अगर समझने की भी उसे कहा जाए तो क्या होगा? आपतन कोण को दर्शाते हैं आप लोग I से। आपतन कोण को किससे दर्शाएंगे? I से। परावर्तन कोण जो होता है ना, इसको दर्शाते हैं आप लोग R से। तो क्या हो जाएगा? कोण I बराबर क्या हो जाएगा? कोण R। कोई दिक्कत? कोण I बराबर क्या हो जाएगा जी? कोण R। तो प्रकाश का परावर्तन से आप मतलब क्वेश्चन देगा आप लोग को एग्जाम में, प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं तथा इसके कितने नियम है, समझावें या लिखें। और क्वेश्चन बनता है लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन, तो बता देंगे। सबसे पहला बात फिगर ड्रॉ करेंगे, फिगर ड्रॉ करने के बाद बताएंगे प्रकाश का परावर्तन का डिफिनीशन क्या होता है, और डिफिनीशन के बाद देखेंगे टर्म क्या क्या है। उसके बाद देखेंगे आप लोग नियम नंबर 1 क्या कहता है? आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों क्या होंगे? एक ही तल में होंगे। दूसरा नियम आपतन कोण का मान I, परावर्तन कोण का मान R, दोनों आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। फिगर में देखने के लिए कहेंगे तो आपतन कोण कौन हो जाएगा इसमें जी? अरे इसमें आपतन कोण कौन हो जाएगा? A, O और N। यानी कि हम लिख सकते हैं कि कोण AON जो होगा, AON जो होगा ये बराबर होगा कोण किसके? NOB के, NOB के।
और ये जो इसके बीच जो कोण बनता है इसी कोण को क्या कहते हैं, कोण I, और इसी के बीच में जो कोण बनेगा इसी को क्या कहते हैं, कोण R। तो दोनों आपस में एक प्रूफ भी हो सकता है, कोण I बराबर कोण R। कोई दिक्कत? चलिए अब अपन लोग इससे आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन टाइप का देख लेते हैं। इसमें अगर क्वेश्चन पूछ दिया, क्वेश्चन दे देगा, एक फिगर ड्रॉ कर देगा, इस तरह से लगा देते हैं, ये वाला सतह रंगा हुआ है, आप लोग मान करके चलेंगे हमेशा ये सरफेस क्या है, रंगा हुआ है, और ये क्या है, ऊपर में नॉर्मल है। ठीक, क्वेश्चन दे देगा आपतन कोण का मान 40 डिग्री है। आपतन कोण का मान कितना दे दिया, 40 डिग्री। कहेगा कि आपतन कोण का मान 40 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान ज्ञात करें। देखिए इधर आपतन कोण का मान 40 डिग्री है, ये वाला कोण कितना होता है I, ये वाला कोण क्या होगा R, और ये वाला कोण कितना होगा R होगा। तो दोनों का मान आपस में क्या होते हैं, तो हम लोग लिखेंगे चूंकि कोण I बराबर कोण R, अर्थात कोण I का मान कितना है 40 डिग्री, तो कोण R भी कितना हो जाएगा 40 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं ना। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं आखिर क्या कहता है। देखिए ये वाला बनाए, एक क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग वीडियो पॉज करके क्वेश्चन बना सकते हैं। ये वाला क्या हो जाएगा, ये कोण का मान दे दिया 40 डिग्री तल के साथ, ये क्या है तल, परावर्तक सतह के साथ आपतित किरण में जो कोण बन रहा है ये कोण का मान दे दिया है 40 डिग्री। अब कहेगा कि परावर्तन कोण का मान ज्ञात करें, यानी कि ये कोण कितना होगा R बराबर वाट, कोण R बराबर वाट। तो आप लोग जानते हैं इसको कैसे बनाएंगे, तो बनाने के लिए देखना शुरू करते हैं आखिर क्या है नहीं है। देखिए जब बनाएंगे तो टोटल कोण कितना होगा, यहां से यहां तक का जो एंगल बनेगा वो कितना डिग्री का बनेगा 90 डिग्री का। यहां से यहां तक का कोण कितना बनेगा 90 डिग्री का बनेगा। तो 90 डिग्री का बनेगा तो आप लोग देखना शुरू करते हैं टोटल कितना हो जाएगा यहां से यहां तक में, अरे यहां से यहां तक कितना डिग्री 90 डिग्री, माइनस इसमें कितने दिया हुआ है 40 डिग्री। कोई दिक्कत? तो 90 में से 40 घटा देंगे तो ये कोण का मान निकल जाएगा क्या, ये वाला कोण एंगल जो है ये वाला एंगल कितना आएगा 90 माइनस 40 बराबर कितना हो जाएगा 50 डिग्री। और यही कोण ना बनता है I बराबर कितना आ गया 50 डिग्री। कोण I कितना आया 50 डिग्री। तो कोण R कितना हो जाएगा, कोण R बराबर भी 50 डिग्री 50 डिग्री। कोई दिक्कत? अपने लोग देखना शुरू करते हैं और देखेंगे। अच्छा ये बात समझिए, ये नहीं देखना है जो 40 डिग्री है दिया हुआ तो 40 डिग्री मार देंगे, कभी भी नहीं करेंगे, ऐसा करेंगे गलत हो जाएगा, क्योंकि अपने लोग को क्वेश्चन पूछ रहा है कोण किसका, R का मान, यानी परावर्तन कोण का मान। क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं क्या है नहीं। ये दे रहे हैं नॉर्मल, ये वाला है अपना एक परावर्तक सतह, ये वाला कोण का मान दे दिया है कुछ ले लेते हैं 30 डिग्री। ठीक, अब इसमें कहेगा कोण I बराबर वाट, कोण I का मान ज्ञात करें। तो आप लोग जानते हैं पूरा का पूरा कोण कितना हो जाएगा, यहां से यहां तक का एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री। 90 डिग्री में कितने दिया हुआ है 30 डिग्री, बचा कितना 60 डिग्री, अरे बच रहा है 60 डिग्री, 60 डिग्री बचा है। तो 60 डिग्री बचा है, यानी 60 डिग्री किस कोण का मान होगा, ये कोण का मान होगा 60 डिग्री, अरे होगा ना, ये कोण का मान हो गया 60 डिग्री। 60 डिग्री हो गया तो इधर वाला कोण कितना बचेगा फिर 60 डिग्री, चूंकि अपना का जानते हैं कोण I बराबर हो जाता है कोण R, यानी आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान बराबर। तो आपतन कोण का मान आया 60 डिग्री, सॉरी परावर्तन कोण का मान आ रहा है 60 डिग्री, तो आपतन कोण का मान भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री। कहां से, दूसरा नियम से। और प्रकाश के अपवर्तन का ये दूसरा नियम जो है ना, सॉरी प्रकाश का परावर्तन का जो ये दूसरा नियम है ये वाला, इसी नियम को कहते हैं अपने लोग स्नेल का नियम। तो क्वेश्चन देगा शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में स्नेल के नियम से आप क्या समझते हैं, तो प्रकाश का अपवर्तन का दूसरा नियम जो होता है इसी को कहेंगे स्नेल का नियम। आगे चल करके इसके बारे में बढ़िया से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत? इतना आपने लोग देखें, ये एक लॉन्ग क्वेश्चन में बनता है, आप लोग इसको बना लेंगे, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लेंगे। चलिए अब थोड़ा सा देख लेते हैं, आगे बढ़ करके आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कितना कितना क्या क्या है, आप लोग को समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन बनेगा लॉन्ग क्वेश्चन, प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं तथा इसके कितने नियम है समझा दें। क्वेश्चन दे देगा, बना लेंगे, किसी को कोई प्रकार की समस्या नहीं होगी। तो नहीं, प्रकाश का परावर्तन हो गया। अब अपन लोग आगे देखते हैं क्या क्या है। अगला अपना टॉपिक जो बनता है जिसका नाम होता है समतल दर्पण। समतल
दर्पण, इसको कहते हैं प्लेन मिरर। प्लेन मिरर। समतल दर्पण क्या होता है इसके बारे में देखना शुरू करते हैं। देखिए, समतल दर्पण के बारे में आप लोग जानना शुरू करेंगे तो समतल दर्पण क्या होगा? वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या समतल हो। अच्छा, इससे पहले अगर थोड़ा सा बात कहें तो एक बात सॉरी छूट गया, आप लोग पीछे देख सकते हैं। पीछे जो देख रहे थे तो पीछे जो पढ़ रहे थे आप लोग प्रकाश का परावर्तन, तो उसमें कुछ कुछ नोट बना सकते हैं। नोट क्या हो सकता है? प्रकाश का परावर्तन जो है इस वाले सतह पर भी हो सकता है, अरे प्लेन सरफेस पर हो सकता है। प्रकाश का परावर्तन इस सतह पर भी हो सकता है। प्रकाश का परावर्तन जो होगा ऐसे सतह पर भी हो सकता है। प्रकाश का परावर्तन जो है इस तरह के सतह पर भी हो सकता है। हो सकता है प्रकाश का परावर्तन, अर्थात हम लोग को अगर समझने के व्यू से कहा जाएगा तो प्रकाश का परावर्तन जो है ना दर्पण के हर एक सतह पर, या प्रकाश का परावर्तन जो है हर एक सतह पर संभव है, चाहे वो सतह समतल हो या वक्र हो। आप लोग जब देखना शुरू करेंगे इस तरह का बात अगर बना दे, प्रकाश का परावर्तन यहां पर भी हो जाएगा, यहां पर भी हो सकता है, यहां पर भी हो जाएगा, यहां पर भी हो जाएगा, और प्रकाश के परावर्तन के द्वारा ही हम लोग किसी वस्तु को देख पाते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन हर एक सतह पर संभव है। तो नोट करके आप लोग लिख सकते हैं। नोट करके क्या लिख सकते हैं? प्रकाश का परावर्तन हर एक सतह पर संभव है। हर एक सतह पर संभव है। प्रकाश का परावर्तन हर एक सतह पर संभव है, चाहे वह सतह क्या हो, समतल हो, वक्र हो, कैसा भी सतह हो। अब देखते हैं प्रकाश का परावर्तन में एक बात अगर देखना शुरू करें, आप लोग अगर समझने की बात कहें तो, अगर प्रकाश की किरण तिरछी आ रही थी तो इधर भेज दे रहे थे। अगर प्रकाश का किरण अगर अभिलंबतः आए, 90 डिग्री पर आए, प्रकाश की किरण अगर ऐसे आती है तो जैसे आ रही है उसी पथ पर क्या हो जाती है, यह चली जाती है। तो ध्यान रखेंगे, प्रकाश का परावर्तन जो है अगर अभिलंबतः लाएंगे तो अभिलंबतः ही क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। इसमें क्या हो जाएगा, ये वाला ऊपर से आ रही है तो ये हो जाएगा आपतित किरण, आपतित किरण, और नीचे से जो जा रही है ये क्या हो जाएगी, परावर्तित किरण। अच्छा, इसको इधर लिख देते हैं, परावर्तित किरण, और दोनों क्या होंगे, एक ही सतह पर हो जाते हैं, एक ही लाइन पर हो जाते हैं। इसी को कहते हैं आप लोग, कुछ कुछ नोट था इधर, इसको देख करके आगे अपन लोग बढ़ते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन हर एक सतह पर संभव है, चाहे वह सतह समतल हो या वह सतह वक्र हो। चलिए अब अपन लोग थोड़ा सा आगे देखेंगे तो क्या है, आगे देखते हैं आप लोग, जिसको कहते हैं समतल दर्पण, प्लेन मिरर। प्लेन मिरर क्या होता है, समतल दर्पण क्या होता है? तो समतल दर्पण कहेंगे वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो, समतल हो। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह कैसा हो जी, समतल हो, उसी को क्या कहते हैं अपन लोग, समतल दर्पण कहते हैं। जैसे अपन लोग इस तरह से पढ़े थे, इसको क्या कहते थे, परावर्तक सतह, अरे लिखे थे पिछली बार, याद तो होगा। ये क्या होता था, परावर्तक सतह। तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो उसको क्या कहेंगे अपन लोग, समतल दर्पण कहते हैं। तो अपन लोग बनाते हैं समतल दर्पण का अगर फिगर कहेगा बनाने के लिए, तो ये क्या हो जाएगा जी, समतल दर्पण। समतल दर्पण मतलब सीधा सीधी आईना जिसमें आप लोग फेस देखते हैं, उसी को क्या कहते हैं, समतल दर्पण कहते हैं। अरे हाँ, सब आदमी जिसमें फेस देखेंगे उसी को क्या कहेंगे, समतल दर्पण कहते हैं। समतल दर्पण के बारे में आप लोग थोड़ा थोड़ा देखना शुरू करते हैं। तो डिफिनीशन के तौर पर अगर डिफिनीशन कहेगा तो क्या लिख सकते हैं, वैसा दर्पण, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो, समतल दर्पण कहलाता है। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो जी, समतल हो, वैसे दर्पण को क्या कहते हैं, समतल दर्पण आप लोग कहते हैं। समतल दर्पण में देखते हैं आखिर क्या क्या बात है, इसके बारे में देखना शुरू करते हैं। तो आप लोग हेडिंग लगाते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर, समतल दर्पण के गुणधर्म।
समतल दर्पण के गुणधर्म। देखना शुरू करते हैं। समतल दर्पण के गुणधर्म में देखते हैं क्या क्या है, इसके बारे में देखना शुरू करते हैं। देखिए समतल दर्पण में क्या क्या होता है इसके बारे में आप लोग थोड़ा सा अगर समझने की बात कहें तो क्या होता है, बीचों बीच एक प्रधान अक्ष खींच देते हैं। बीचों बीच क्या है, एक प्रधान अक्ष है। अगर प्रधान अक्ष के समानांतर अगर कोई किरण जाती है, प्रधान अक्ष के समानांतर अगर कोई किरण जाएगी तो क्या हो जाएगी, इसी पर आप वापस लौट जाएंगे। आप लोग आगे चल करके किसका प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, या इसको थोड़ा थोड़ा डॉट डॉट करके आप लोग आगे बढ़ा देते हैं। और उसके बाद नाम देते हैं कुछ। यहाँ पर कोई वस्तु था ए और बी, ए भी कोई वस्तु ले लेते हैं, ठीक। एक प्रधान अक्ष के समानांतर ले गए टॉप से किरण, जो क्या हो गया, इसी पथ पर वैसे लौट गई। और कल्पना करेंगे कहीं पर आगे भी ये जा सकती है। दूसरा क्या है, इधर इसको यहां से गुजारते हैं ध्रुव से, जिसको कहते हैं पोल। ध्रुव से होकर गुजारते हैं तो ये क्या हो जाएगी, ये परावर्तित हो जाएगी। अरे परावर्तित हो जाएगी, कहीं पर तो इधर कटता हुआ प्रतीत होगा नहीं, तो जहां पर कटता हुआ प्रतीत होगा वहीं पर देखते हैं कहां पर कटता हुआ हमें प्रतीत हो रहा है। तो जहां पर हमें कटता हुआ प्रतीत होगा वहीं पर उस वस्तु का क्या बनेगा, इमेज बनेगा। तो समतल दर्पण का आप लोग इमेज इसी तरह से डिफाइन करते हैं। समतल दर्पण किस तरह से इमेज बनाता है इसको आप लोग इस तरह से देख ले रहे हैं। तो वस्तु था ए और बी, तो प्रतिबिंब क्या बनेगा, ए डैश और बी डैश। अरे नाम एक जैसा रख देंगे तो पहचान नहीं पाएंगे। इधर ए बी क्या था, वस्तु, और इधर ए बी ए डैश बी डैश क्या है, प्रतिबिंब, या इसी को कहते हैं आप लोग इमेज। देखते हैं समतल दर्पण के गुणधर्म में क्या क्या गुणधर्म है। पहला इसका प्रॉपर्टीज क्या होगा, परावर्तक सतह कैसा होता है, इसका समतल होता है। परावर्तक सतह कैसा होगा जी, समतल। परावर्तक सतह समतल होगा। दूसरा अगर पॉइंट कहें समतल दर्पण का, तो समतल दर्पण के अगर दूसरा पॉइंट देखेंगे तो समतल दर्पण का दूसरा पॉइंट ये है, जो देखिए अपन लोग इसमें प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी दोनों क्या होती है, आपस में समान होती है। जैसे अगर हम डिस्टेंस ले लें तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अगर d है तो यहाँ से यहाँ तक का भी डिस्टेंस क्या होगा, d ही होगा। बात समझ में आ रहा है। यानी कि समतल दर्पण में वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है, आपस में बराबर होती है। देख रहे हैं, वस्तु की दूरी अगर d है तो प्रतिबिंब की दूरी भी क्या होगी, d होगी। तो हम लिख दें क्या, वस्तु की दूरी जो होगी बराबर क्या हो जाएगी, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है। वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी क्या हो जाएगी, आपस में बराबर होती है। और उसके बाद देख लेते हैं वस्तु की ऊंचाई जो होगी वही क्या हो जाएगी, प्रतिबिंब की भी ऊंचाई होती है। तीसरा पॉइंट लिख सकते हैं, वस्तु की ऊंचाई जो होगी बराबर क्या हो जाएगी, प्रतिबिंब की ऊंचाई। बात समझ में आ रहा है। अब देखिए अब क्या होता है, तीसरा पॉइंट हो गया। अब देखते हैं अगला चौथा पॉइंट देखते हैं। समतल दर्पण में अगर किसी वस्तु को थीटा कोण से अगर घुमाते हैं, कितना कोण से जी, थीटा कोण से घुमाते हैं, तो देखिएगा ये कितना कोण से घूमेगा, ये 2 थीटा से घूम जाता है। जैसे अगर देखिए यहाँ पर 1 थीटा से घुमाए तो यहाँ पर घूमेगा, तो परावर्तन के बाद ही हम किसी वस्तु को। अब देखते हैं चौथा नंबर पॉइंट। चौथा नंबर पॉइंट क्या था, अगर वस्तु को थीटा कोण से अगर घुमाते हैं तो प्रतिबिंब कितना से घूमेगा, 2 थीटा से। वही लिखते हैं, वस्तु को थीटा कोण से घुमाते हैं तो प्रतिबिंब कितना से घूम जाएगा, 2 थीटा से घूम जाता है। कोई दिक्कत, वो अपन लोग देख लिए थे, थीटा से घुमाते हैं तो कितना से, एक बार ये थीटा एक बार ये थीटा, 2 थीटा से घूम जाएगा। तो अब देखते हैं, चौथा हो गया। अब देखते हैं 5वां नंबर पॉइंट। 5वां नंबर पॉइंट क्या कहता है, अगर वस्तु का वेग अगर v है, वस्तु का वेग अगर v दे देंगे तो प्रतिबिंब का वेग कितना हो जाएगा, 2v हो जाएगा। यानी कि वस्तु को अगर u वेग से अगर दर्पण के पास लाएंगे तो प्रतिबिंब कितना से, इधर भी u होगा और रिफ्लेक्ट होकर के तब ना दोबारा दिखाएगा। समझने के तौर पर अगर कहें तो हम ये कह सकते हैं, वस्तु का वेग अगर u वेग से ला रहे हैं और वस्तु का वेग अगर v वेग से ला रहे हैं, इधर से इधर अगर v वेग से गति करवा रहे हैं तो इधर भी v वेग होगा। तो अपन लोग देखते अगर आईना के पास जाते, अगर खड़ा हो जाते और अपना प्रतिबिंब देखने के लिए, तो देख रहे हैं v वेग हम जा रहे हैं आईना के पास से, वो भी क्या करेगा, v वेग से लाएगा। तो
आईना तक ही पहुंच पाएगा इमेज, अरे आईना तक ही नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन अपने लोग के पास तो ऐसा नहीं होता है, जो आईना के पास गए खड़ा हुए हम लोग का इमेज नहीं दिखाता है, खड़ा हुए टूटे मतलब जैसे खड़ा होते हैं वैसे दिखा देता है। यानी कि इधर से वस्तु का वेग अगर v है तो प्रतिबिंब भी कितना होगा, दर्पण तक v और अपने सतह तक v, यानी v प्लस v कितना हो जाएगा 2v। यानी कि वस्तु का वेग अगर v होगा तो प्रतिबिंब का वेग कितना हो जाएगा 2v होगा। हम लिखे कि वस्तु का वेग v, ऐसे लिखते हैं, वस्तु को v वेग से आगे बढ़ाते हैं, वस्तु को v वेग से आगे बढ़ाते हैं तो प्रतिबिंब कितना से 2v से आगे बढ़ता है। यानी कि वस्तु का वेग v तो प्रतिबिंब का वेग 2v। कोई तकलीफ नहीं ना। अब देखते हैं छठवां नंबर पॉइंट। छठा नंबर पॉइंट क्या कहता है, अगर वस्तु को थीटा कोण से अगर घुमा देते हैं, वस्तु को कितना से घुमा रहे हैं, थीटा कोण से, तो प्रतिबिंब कितना से घूमता था, थीटा कोण से। अब देखिए वस्तु जो होता है ये मिरर का काम होता है, कोई भी वस्तु को 180 डिग्री से घुमा करके दिखाता है। जैसे अगर हम आईना के अपने लोग आईना के पास जाते हैं, अगर दाहिना हाथ उठाइएगा तो आपको बायां दिखेगा, बायां उठाइएगा तो क्या दिखेगा, दाहिना दिखेगा। ये कैसे होता है, दरअसल देखिए हम आपको समझाने के लिए अगर कहें तो एक ले लेते हैं, ये पेज ले रहे हैं, पेज ले रहे हैं। अगर इसको हम जा करके अगर आईना में देखेंगे, इस पेज को अगर आईना में देखेंगे तो कैसा होगा, हमको मिरर इमेज दिखाएगा। यानी कि आईना में देखते तो क्या होता है, ये प्रतिबिंब, जैसे अगर मानिए ई है, ये है और ये अपना आईना है, तो इसको इस तरह से दिखा रहे हैं तो ये क्या करता है, वस्तु का प्रतिबिंब अंदर ही बनाता है। लेकिन इसको क्या करता है, पहले 180 डिग्री से घुमाता है, घुमाया इसको इस तरह से घुमा दिया तब हमको दिखा पाता है। यानी कि जैसे अगर मान लीजिए हम आईना के पास खड़ा है, अगर ये मान लेते हैं अपना मिरर है, ये मिरर है, अगर इसके पास अगर हम खड़ा हो जाते हैं तो खड़ा हुए तो हमारा इमेज कहाँ बन रहा होगा, आईना में बना। आईना में बनने के साथ क्या करता है, ये इमेज को इस तरह से घुमाता है, इस तरह से घुमा दिया, इस तरह से घुमाए। यानी कि पहले मेरा बायां हाथ किधर था, इस साइड था, लेकिन अब देखिएगा मेरा बायां हाथ किस साइड आ जाएगा, ये साइड। पहले मेरा लेफ्ट था और ये क्या है, अभी राइट है। लेकिन देखिए ये प्रतिबिंब से पहले की है, और जब प्रतिबिंब बनेगा तो क्या हो जाएगा, मेरा लेफ्ट और इधर का राइट। यानी कि इस बात से क्या समझे अपने लोग, समझे ये वस्तु को अगर सॉरी मिरर जो होता है ये क्या करता है, वस्तु को 180 डिग्री से घुमा करके दिखाता है। यानी कि लेफ्ट जो होगा वो राइट दिखाएगा, राइट जो होगा वो लेफ्ट दिखाएगा। जैसे अगर हम इस तरह से अगर खड़ा है, अपना फेस देखना चाहते हैं, तो अगर वस्तु को नहीं घुमाता तो कभी अपना फेस नहीं देख पाते। फेस दिखाने के लिए क्या है, यहाँ तक आईना के पास आए हैं, ये आईना का काम क्या होगा, इस तरह से वस्तु को घुमाना। तो मेरा लेफ्ट राइट दिखेगा, राइट और लेफ्ट दिखेगा। चलिए तो थोड़ा इसको हम रफ करते हैं, लिखते हैं। प्लेन मिरर क्या करता है, वस्तु को 180 डिग्री से घुमाकर प्रतिबिंब बनाता है। वस्तु के कितना से घुमा करके प्रतिबिंब बनाता है, 180 डिग्री से घुमा करके प्रतिबिंब बनाता है। ये पॉइंट समझ में आया। उसके बाद देखते हैं सातवां नंबर पॉइंट। सातवां नंबर पॉइंट अगर देखेंगे तो सातवां नंबर पॉइंट ये कह सकते हैं, समतल दर्पण जो होता है ना, इसका आवर्धन अगर कहिएगा तो समतल दर्पण का आवर्धन होता है +1। फिलहाल ये क्वेश्चन आगे चल के पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर अगर है तो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं आवर्धन क्या होता है। तो हम लिख दें क्या, समतल दर्पण का आवर्धन, आवर्धन जिसको कहते हैं मैग्निफिकेशन, आवर्धन कितना होता है, +1 होता है। तो समतल दर्पण का आवर्धन कितना होगा, +1 होता है। कोई तकलीफ नहीं ना। अब देखते हैं अगला नंबर पॉइंट, 8वां नंबर पॉइंट, समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है ना, ये अनंत होती है, इनफाइनाइट होती है। जैसे तो आप लोग लिखते हैं समतल दर्पण की फोकस दूरी ये अनंत का सिंबल है, अनंत होती है, इनफाइनाइट होती है। कोई दिक्कत नहीं ना। यहाँ तक अपने लोग क्या कर लिए, पढ़ लिए। ये समतल दर्पण का अपना कंसेप्ट खत्म हुआ। अब इससे अपने लोग आगे देखते हैं। समतल दर्पण खत्म हो गया। अब अपने लोग देखते हैं मुख्य रूप से क्या है। क्वेश्चन पूछेगा
अच्छा, समतल दर्पण की एक बार ओवरऑल बात कहें तो क्या कहेंगे? समतल दर्पण क्या होता है? वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो, समतल हो, समतल दर्पण कहलाता है। कोई दिक्कत? समतल दर्पण में क्या होता है? पहला बात, उसका परावर्तक सतह समतल होता है। वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी समान होती है। वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई समान होगा। वस्तु को थीटा कोण से घुमाएंगे तो प्रतिबिंब कितना से घूम जाएगा? 2 थीटा से घूमेगा। वस्तु का वेग अगर भी है तो प्रतिबिंब का वेग कितना हो जाएगा? 2 भी हो जाएगा। वस्तु को 180 डिग्री से घुमा करके ये प्रतिबिंब बनाता है। समतल दर्पण का आवर्धन कितना होता है? +1 होता है। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? अनंत होती है। क्वेश्चन पूछेगा समतल दर्पण क्या होता है, इसके बारे में आप लोग देख लेते हैं। तो इसको मतलब समझ ही लिए। अब देखिए, अब अपन लोग पढ़ते हैं गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण इसको कहते हैं एस्फेरिकल मिरर। एस्फेरिकल मिरर। गोलीय दर्पण क्या होता है? देखिए, गोलीय दर्पण वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो? गोल हो। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो? गोल हो, उसी को क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना? हम समझने की बात कहें तो ये क्या है अपना? एक गोलीय दर्पण है। परावर्तक सतह है, इसका क्या है? गोल है, उसी को क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण कहेंगे। गोलीय दर्पण को 2 भाग में बांट देते हैं। गोलीय दर्पण कितने तरह का होता है जी? 2 तरह का। एक हो जाएगा उत्तल दर्पण और दूसरा क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण। तो आप लोग पढ़ते हैं गोलीय दर्पण क्या होगा? वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो? गोल हो। लिखें कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह कैसा हो? गोल हो। क्या कहलाता है? गोलीय दर्पण कहलाता है। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोल हो, उसी को क्या कहेंगे? गोलीय दर्पण कहते हैं। अब देख लेते हैं गोलीय दर्पण कितने तरह के होंगे। तो गोलीय दर्पण होते हैं 2 तरह के। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। अब दूसरा आप लोग आगे चल के पढ़ते हैं गोलीय दर्पण के प्रकार। अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एस्फेरिकल मिरर। गोलीय दर्पण के प्रकार। गोलीय दर्पण के प्रकार। क्लासिफिकेशन ऑफ एस्फेरिकल मिरर। क्लासिफिकेशन ऑफ एस्फेरिकल मिरर। गोलीय दर्पण के प्रकार। देखिए, गोलीय दर्पण होते हैं 2 प्रकार के। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होंगे? 2 प्रकार के। कौन कौन होगा? एक होगा अवतल दर्पण और दूसरा होगा उत्तल दर्पण। तो हम लोग बारी बारी से पढ़ते हैं। पहला क्या होगा? अवतल दर्पण। इसको कहते हैं कॉनकेव मिरर। गोलीय दर्पण के प्रकार। देखिए, गोलीय दर्पण क्या होता है? सॉरी, अवतल दर्पण क्या होता है, इसके बारे में देखते हैं। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या? वैसा दर्पण जिसका बाहरी सिरा क्या होता है? रंगा हुआ होता है और प्रकाश के परावर्तन की घटना या प्रकाश से संबंधित जितना भी घटना होगा दर्पण के अंदर से होता है, उसी को क्या कहते हैं जी? अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण का नॉर्मल डिफिनेशन क्या होगा? वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह तो गोल है ही, और इसका बाहरी सिरा क्या होता है? रंगा हुआ होता है, सिल्वर्ड किया होता है। इसी को कहते हैं रजतित किया हुआ होता है। तो बाहरी सिरा क्या होगा? सिल्वर्ड होगा, रजतित किया होगा, मतलब पॉलिश किया होगा, और इसमें प्रकाश से संबंधित जितना घटना होगा दर्पण के अंदर से होगा। इसी को क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। और ये देखिए एक बात और, कोई भी दर्पण होता है ना, उसके पीछे जो रंगा हुआ भाग होता है, जो रंगा हुआ होता है, आईना उना के पीछे देखते होंगे रंगा हुआ रहता है। अगर रंगा हुआ नहीं रहे तो वो तो कांच का टुकड़ा जैसा है, उसमें तो अपना लोग प्रतिबिंब देख नहीं सकते हैं। तो ये जो रंगा हुआ होता है, ये रंगा होता है सिल्वर ब्रोमाइड से। किससे होगा? सिल्वर ब्रोमाइड, AgBr से रंगा हुआ होता है। चलिए अब देखते हैं अवतल दर्पण क्या होगा। वैसा दर्पण जिसका बाहरी सतह क्या होता है? रंगा हुआ होता है या रजतित किया होता है या सिल्वर्ड किया होता है, उसी को क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। तथा इसमें प्रकाश के परावर्तन की घटना या प्रकाश से संबंधित जितनी घटना होगी दर्पण के अंदर से होती है। यानी कि इसमें जो भी होगा घटना, ये अंदर से होता है। कहां से होगा? अंदर से। डिफिनीशन अगर लिखने के लिए कहें तो क्या कैसे लिख सकते हैं? क्या कहेंगे? वैसा दर्पण जिसका बाहरी सतह सिल्वर्ड या रंगा हुआ होता है तथा प्रकाश से
संबंधित घटना दर्पण के अंदर से होता है, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना। अब देख लेते हैं दूसरा दर्पण कौन सा होगा। दूसरा जिसको कहते हैं उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण जिसको कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, उत्तल दर्पण क्या होता है, इसके बारे में आप लोग देखना शुरू करते हैं। देखिए उत्तल दर्पण क्या होता है, वैसा दर्पण, देखिए इसका बाहरी सतह रंगा हुआ था, जस्ट इसका उल्टा वैसा दर्पण जिसका आंतरिक सतह क्या हो, रंगा हुआ हो, तथा प्रकाश से संबंधित जितना भी घटना होगा दर्पण के बाहर से होगा। यानी कि जो भी घटना होगा, प्रकाश से संबंधित जो भी घटना, ये कहाँ होगा, बाहर से होगा। तो डिफिनीशन अगर लिखने के लिए कहे तो क्या कहेंगे, वैसा दर्पण जिसका सतह, जिसका यहां पर लिख लीजिए बाहरी सतह, बाहरी सतह रंगा हुआ होता है। अच्छा ठीक है, इसमें क्या लिखेंगे, वैसा दर्पण जिसका आंतरिक सतह रंगा हुआ होता है। लिखें क्या, वैसा दर्पण जिसका आंतरिक सतह रंगा हुआ होता है तथा प्रकाश से संबंधित घटना दर्पण के बाहर से होता है, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। यानी कि अवतल दर्पण में प्रकाश से संबंधित घटना दर्पण के अंदर से, अवतल दर्पण में प्रकाश से संबंधित घटना दर्पण के बाहर से होता है। इसका बाहरी सतह रंगा हुआ था, इसका आंतरिक सतह रंगा हुआ होगा। कोई दिक्कत नहीं ना। अब यहां तक हम लोग को समझ में आ गया है। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं प्रतिबिंब बनने के नियम क्या क्या होते हैं, इसके बारे में देखना शुरू करते हैं। देखिए प्रतिबिंब बनने के नियम क्या होंगे, नहीं होंगे, कितने तरह के होते हैं, क्या है नहीं है, इसके बारे में आप लोग अब समझना शुरू करते हैं। चलिए इससे पहले आप लोग प्रतिबिंब बनने से पहले देख लेते हैं कौन कौन सा टर्म इसमें यूज आने वाला है। यूज आने वाले टर्म को आप लोग क्या करते हैं, देखते हैं। टर्म यूज इन स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर डायरेक्ट लिख दिए हैं, कॉनकेव कॉन्वेक्स सब में तो वही आएगा, इसीलिए लिख दिए हैं टर्म यूज इन स्फेरिकल मिरर, अवतल गोलीय दर्पण में उपयोग होने वाले टर्म यानी पद। देखते हैं कौन कौन है। अगर हम एक बना लेते हैं, ये ले लेते हैं आप लोग एम और एन। एम एन क्या है, कोई मिरर है। एम एन क्या है जी, कोई मिरर है। ठीक, मान लेते हैं कोई मिरर, अभी ये नहीं बता रहा। अच्छा अब तो आप लोग ये बता सकते हैं कौन सा मिरर है। कौन सा मिरर होगा जी, अवतल दर्पण। बाहरी सतह रंगा हुआ है अवतल दर्पण, आंतरिक सतह रंगा हुआ होगा कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण। अब देखते हैं इसमें क्या क्या होगा। तो ये है एक एम एन, एक मिरर है। इसके बीचों बीच जो लाइन जाती है ना, इसको कहते हैं हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहेंगे जी, प्रिंसिपल एक्सिस, जिसको कहते हैं प्रधान अक्ष। अब देख लेते हैं, प्रधान अक्ष दर्पण को जिस भाग पर काटती है, प्रधान अक्ष दर्पण के जिस भाग पर काटती है उस भाग को क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। प्रधान अक्ष दर्पण के जिस भाग से होकर गुजरती है वो भाग, वो पॉइंट क्या कहलाएगा जी, पोल कहलाता है, ध्रुव कहलाता है। इसको इंग्लिश में कहते हैं पोल, हिंदी में क्या कहेंगे, ध्रुव। अब देख लेते हैं। अब देखिए इसी में आ जाता है एक फोकस। एक क्या हो जाएगा जी, फोकस होता है।
अनंत से आती किरण जब किसी सतह पर पड़ेगी और वह प्रधान अक्ष को जहां पर काटेगी, प्रधान अक्ष को जहां पर काटेगी वो पॉइंट क्या कहलाएगा? फोकस कहलाएगा। यानी कि प्रधान अक्ष के समानांतर कोई किरण जाएगी और वो प्रधान अक्ष के समानांतर कोई किरण जाएगी और दर्पण पर पड़ने के बाद, परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष को जिस बिंदु पर काटते हुए प्रतीत होगी उसी को क्या काटेगी या काटती हुई प्रतीत होगी, उसी को क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। फोकस के बाद आता है वक्रता केंद्र। फोकस के बाद क्या आएगा? अच्छा, फोकस को हिंदी इंग्लिश में लिख देते हैं, फोकस। उसके बाद आएगा वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र, इसको कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको कहते हैं वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र क्या होता है? गोलीय दर्पण का केंद्रीय भाग जो होता है ना, उसी को क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। जैसे अगर समझ लेंगे, ये अपना गोलीय दर्पण है, इसका सेंटर तो यही आएगा, यही क्या हो जाएगा? इसका वक्रता केंद्र कहलाएगा। तो गोलीय दर्पण के केंद्रीय भाग को क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। इतना तक किसी आदमी को कोई तकलीफ नहीं ना। अब अपने लोग बारी बारी से टर्म को देखते हैं, कौन कौन सा टर्म यूज आने वाला है। पहला टर्म क्या होगा जी? पहला होगा प्रधान अक्ष। प्रधान अक्ष, प्रधान अक्ष क्या होगा? प्रधान अक्ष क्या होगा? तो देखिए इधर क्या कहेंगे? दर्पण के बीचों बीच से खींची गई सीधी रेखा को क्या कहेंगे? प्रधान अक्ष कहते हैं। इसी को कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या हो जाएगा? हाँ, प्रिंसिपल एक्सिस क्या हो जाएगा? दर्पण के बीचों बीच खींची गई सीधी रेखा या सरल रेखा को क्या कहते हैं? प्रधान अक्ष कहते हैं। लिख ही लेते हैं। दर्पण के बीचों बीच खींची गई सीधी रेखा को प्रधान अक्ष कहते हैं। दर्पण के बीचों बीच खींची गई सीधी रेखा को क्या कहते हैं? प्रधान अक्ष कहते हैं। प्रधान अक्ष के बाद आता है दूसरा, और इसको दर्शाते किससे हैं? डिनोट किससे कहेंगे? रिप्रेजेंट किससे करते हैं इसको? प्रिंसिपल एक्सिस, पी और ए से। दूसरा आप लोग देखते हैं ध्रुव। ध्रुव जिसको कहते हैं पोल, डिनोट इसको करते हैं पी से, कैपिटल पी। ध्रुव क्या होता है इसके बारे में देखिए। ध्रुव होता है, हाँ, इधर दर्पण के प्रधान अक्ष दर्पण के जिस भाग से होकर गुजरती है वह भाग क्या कहलाता है? ध्रुव कहलाता है। प्रधान अक्ष, ये प्रधान अक्ष दर्पण के जिस भाग से होकर गुजरता है वो भाग क्या कहलाता है? ध्रुव कहलाता है। हम लिख लें क्या? प्रधान अक्ष दर्पण के जिस भाग से गुजरती है वह भाग ही क्या कहलाती है? ध्रुव कहलाती है। वह भाग ही ध्रुव कहलाती है। कोई दिक्कत? और इसे कैपिटल पी से सूचित करते हैं। अब देखते हैं तीसरा पॉइंट। ध्रुव हो गया, अब देख लेते हैं फोकस। फोकस क्या होता है? देखिए फोकस क्या होगा इसके बारे में देखना शुरू करते हैं। फोकस होता है प्रधान अक्ष के समानांतर जब कोई किरण जाती है तो परावर्तन या अपवर्तन के बाद वह जिस बिंदु से होकर गुजरती है वह बिंदु क्या कहलाती है? फोकस कहलाती है। यानी कि अगर फिगर के तौर पर देखेंगे तो ये ले लेते हैं, अपना कोई मिरर है, प्रधान अक्ष के समानांतर कोई किरण जाएगी और प्रधान अक्ष के समानांतर कोई किरण जाएगी तो यहाँ पर दर्पण के बाद पड़ने के बाद क्या हो जाएगी? ये परावर्तित हो जाएगी। तो दर्पण पर पड़ने के बाद वो परावर्तित होती है तो प्रधान अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है वही बिंदु क्या कहलाती है? उसका फोकस कहलाती है। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए, तो आप लोग यहाँ पर डिफिनीशन अगर लिखने के लिए कहें तो क्या होगा? प्रधान अक्ष के समानांतर जब कोई किरण जाती है और वह दर्पण पर पड़ने के बाद परावर्तित हो जाती है, परावर्तित होकर
प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है उसे फोकस कहते हैं। और फोकस जो होता है ना, इसको अपन लोग दिखाते हैं कैपिटल एफ से। फोकस को किसे डिनोट करेंगे? कैपिटल एफ से। अब थोड़ा सा आगे देखते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। चलिए अब आप लोग फोकस हो गया। अब देखते हैं वक्रता केंद्र। चौथा पॉइंट, वक्रता केंद्र, इसको कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इसको डिनोट करते हैं सी से। अब देखते हैं वक्रता केंद्र क्या होता है। तो गोलीय दर्पण का केंद्रीय भाग जो होता है उसी को क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। समझेंगे? गोलीय दर्पण का केंद्रीय भाग क्या कहलाएगा? वक्रता केंद्र कहलाता है। जैसे हम बनाए, ये सेंटर बनाए, कोई गोलीय दर्पण है, इसका सेंटर तो ये होगा, इसी को क्या कहेंगे? वक्रता केंद्र कहते हैं। तो अपन लोग लिख सकते हैं गोलीय दर्पण का केंद्रीय भाग क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र कहलाता है। केंद्रीय भाग वक्रता केंद्र कहलाता है। गोलीय दर्पण का केंद्रीय भाग क्या कहलाएगा? वक्रता केंद्र कहलाता है। और इसको डिनोट करते हैं आप लोग, डिनोट करते हैं इसको वक्रता केंद्र को कैपिटल सी से। वक्रता केंद्र को किसे डिनोट करेंगे? कैपिटल सी से। अब देख लेते हैं वक्रता केंद्र हो गया। अब देख लेते हैं यहां से लेकर के यहां तक की जो दूरी होती है, ध्रुव से लेकर के फोकस तक की जो दूरी होती है, इसको कहते हैं अपन लोग फोकस दूरी कहते हैं। और इसको दिखाते हैं स्मॉल एफ से। फोकस को कैपिटल एफ से, फोकस दूरी को स्मॉल एफ से। अपन लोग लिखते हैं 5वां पॉइंट, फोकस दूरी, इसको कहते हैं फोकल लेंथ। और इसको डिनोट करते हैं स्मॉल एफ से। फोकस दूरी क्या होती है? तो फोकस दूरी होती है, आप लोग जानते हैं, ध्रुव से लेकर के फोकस तक की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। हम लोग लिखे क्या? ध्रुव से लेकर फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। और फोकस दूरी को डिनोट किससे करते हैं? स्मॉल एफ से। अब देख लेते हैं, ये ध्रुव है, ध्रुव से लेकर के वक्रता केंद्र तक की दूरी जो होगी इसको क्या कहेंगे? ध्रुव से लेकर के वक्रता केंद्र तक की जो दूरी होती है इसको दिखाते हैं कैपिटल आर से। ध्रुव से लेकर वक्रता केंद्र तक की दूरी जो होती है इसको कहते हैं आप लोग वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र, इसको कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। वक्रता केंद्र, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और इसको डिनोट करते हैं आप लोग कैपिटल आर से। तो क्या होता है, ये क्या होगा? तो ध्रुव से लेकर के वक्रता केंद्र तक की दूरी जो होती है इसी को क्या कहते हैं? अरे ध्रुव से लेकर के वक्रता केंद्र तक की दूरी, इसको क्या कहेंगे? वक्रता केंद्र कहते हैं। लिखें क्या? ध्रुव से लेकर वक्रता केंद्र तक की दूरी को ध्रुव से लेकर के वक्रता केंद्र तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं ना। लिखिएगा वक्रता त्रिज्या। ध्रुव से लेकर के वक्रता केंद्र तक की दूरी को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और इसको डिनोट करते हैं किससे? कैपिटल आर से। अब देख लीजिए 7वां पॉइंट। अब 7वां पॉइंट क्या होता है? एक आता है द्वारक। द्वारक क्या होता है? द्वारक, देखिए द्वारक होता है गोलीय दर्पण का जो व्यास होता है ना उसी को क्या कहते हैं? द्वारक कहते हैं। जैसे अगर मान लेते हैं ये अपना एक मिरर बना लिए, इसका तो डायमीटर यही होगा ना, व्यास यही जो होगा ना, इसी को क्या कहते हैं? द्वारक कहते हैं। हम लिखें क्या? इसको कहते हैं इंग्लिश में अपार्चर। अपार्चर क्या कहेंगे? गोलीय दर्पण के
व्यास को गोलीय दर्पण के व्यास को क्या कहते हैं? व्यास को ठीक से है, व्यास यानी डायमीटर, रेडियस त्रिज्या मतलब रेडियस, ठीक है। गोलीय दर्पण के व्यास को द्वारक कहते हैं। गोलीय दर्पण के व्यास को क्या कहेंगे? द्वारक कहते हैं। तो इतना टर्म जो था आपने लोग को यूज में आने वाला था। कौन कौन? पहला आप लोग जान गए प्रधान अक्ष, ध्रुव, फोकस, वक्रता केंद्र, फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या और द्वारक। इतना टर्म जो है अपने लोग के यूज में आने वाला है। अब देखते हैं थोड़ा सा और क्या क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, इसके बारे में आप लोग देखना शुरू करते हैं। देखिए अब देख लेते हैं कुछ कुछ कॉन्सेप्ट। ये जो होता है फोकस दूरी जो होता है इसको दिखाते हैं आप लोग कैपिटल एफ से, सॉरी स्मॉल एफ से। फोकस दूरी को किससे दिखाते हैं? स्मॉल एफ से। फोकस दूरी जो होती है ना, ये वक्रता त्रिज्या जो होती है इसकी क्या होती है? आधी होती है। नोट, और अपन लोग इसको प्रूफ भी करेंगे। क्या है जी? फोकस दूरी जो है वक्रता त्रिज्या की क्या है? आधी होती है। यही बात ना, यानी कि एक कर आधा जो होगा इसके बराबर होगा, यानी कि r/2 लिखे, यानी कि इसका आधा, ये 50 है तो ये 25 हो जाए, 50 है तो 50/2 25, तब ये क्या हो जाएगा? 25 होगा। यानी कि फोकस दूरी जो है, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या है? आधी है। या फिर दूसरी भाषा में कहें तो क्या कह देंगे? वक्रता त्रिज्या जो है, वक्रता त्रिज्या r जो है फोकस दूरी का क्या हो जाता है? 2 गुना हो जाता है। यही ना, इतना आप लोग। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की क्या हो जाएगी? 2 गुनी होती है। यहां तक किसी आदमी को कोई दिक्कत? अब इससे आगे जो होगा आप लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। इससे आगे नेक्स्ट क्लास में देखना शुरू करते हैं। इससे आगे जो भी होगा देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं।